विद्यार्थी हम लोग 3.1 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बताना है। देखिए कि रेखिक समीकरण के युग्म को बनाना है और साथ में उसका ग्राफी हल करना है। आई होप आपने 9th में ग्राफी हल सीखा होगा। यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस देकर के रखे, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी, जैसा कि आप 10th में, तो 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी अधिक है भैया? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां ज्यादा है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यह बताना है। तो ये आपको ग्राफी हल करना है। इसको कैसे हल करना है? ग्राफी हल। तो इसको एक बार देख लेते हैं वापस से कि क्या कहा है कि 10 विद्यार्थी, कुल तो 10 विद्यार्थी हो गए और लड़कियां क्या है? लड़कों से अधिक है। लड़कियां क्या है? लड़कों से अधिक है। ये दो बातें हैं यहाँ पे जो याद रखने वाली है ना। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या देकर के रखा है कि कुल कितने विद्यार्थी है? तो 10 है। तो हम क्या मान लेंगे? माना, इसको हम मानेंगे कि माना जो कुल 10 विद्यार्थी है वो कुल 10 विद्यार्थी कौन कौन है और क्या क्या करेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। तो माना लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग? x मान लेते हैं। माना लड़कियों की संख्या x है। अब लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? तथा लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? y है। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रश्न में क्या कहा है कि 10 विद्यार्थी है। टोटल कितने विद्यार्थी है? 10, है ना। तो पहला समीकरण हमारा यहीं से बनेगा, है ना, प्रश्नानुसार। और प्रश्न के अनुसार क्या है कि कुल 10 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? कुल 10 विद्यार्थी है। तो यहां से जो है आपका, यहां से बन जाएगा आपका पहला समीकरण। कुल 10 विद्यार्थी है, मतलब कुल में कौन आएगा? लड़कियां और लड़के दोनों मिलाकर के आएगा। तो लड़के और लड़कियां मिलाकर के, दोनों मिलाकर के जब 10 आएगा, मतलब क्या? x प्लस वाई इज इक्वल 10। यह है आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अगेन जो है हमारे पास में पुनः प्रश्नानुसार यहां पर बढ़िया सी बात आपको याद रखनी है कि जो छोटा होगा, जो कम होगा, उसकी तरफ जोड़ना घटाना है आपको, है ना। ये इन सवालों में जो इबारती क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनमें एक ही चीज याद रखना है कि जो छोटा रहता है उसे में प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है आपको। तो यहां पर क्या कहा है आपको कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या किससे अधिक है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है? 4 अधिक है। भैया समीकरण बनाना अपने को। बहुत सिंपल सी मेथड है, मैंने आपको बताया। छोटे की तरफ करो कुछ भी। तो देखो पहले तो लड़कियां लिख ली मैंने, फिर लिख लिए मैंने लड़के, लिख लिए। अब लड़कियां ज्यादा है और लड़के क्या कम है, तो जो छोटे उसके तरफ करो। कितने अधिक है? लड़कियां 4 अधिक है, तो लड़के की तरफ 4 प्लस कर दो। ये बन जाएगा आपका समीकरण। अब यहां से क्या करेंगे? हम x ले लेंगे और ये प्लस का y है तो यहाँ का आ जाएगा माइनस में और इक्वल 4। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। जब 2 समीकरण बन जाए तो ग्राफी हल को आपको करने के लिए आपको तरीका आपको मे बी कि याद होगा, नहीं होगा तो हम आगे देखते हैं किस प्रकार से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहला हमारे पास में जो समीकरण है वो x प्लस वाई इज इक्वल 10 है और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल 4 है। अब क्या करेंगे? हम एक डिब्बा बना लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, x और y के मान लिख दो, x और y के मान रख दो। सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 में जो है x इज इक्वल कुछ रख लो। तो x इज इक्वल आप क्या रख लेते हैं? देखो यहां पर जो भी मान रखोगे वो इधर जाएगा और y की वैल्यू निकलेगी। तो ऐसा लो जो थोड़ा मतलब इर्द गिर्द आंसर है उसके, मतलब इक्वल आंसर है। जैसे अगर मैं 5 ले लूंगा तो प्लस का 5 इधर जाएगा, 10 में से 5 माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 5 बेस्ट वैल्यू होगी हमारे पास में यहाँ पे। तो इस समीकरण 1 में x बराबरी से 5 रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। अब आगे हमारे पास में क्या होगा? देखो आगे क्या हो जाएगा इसके बाद में कि x इज इक्वल मैंने 5 रख दिया, तो यहां पर क्या लिख लेंगे? हम 5 लिख लेंगे। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल 10, मतलब x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 5 प्लस वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा? 10।
y इज इक्वल क्या हो जाएगा 10 माइनस 5। देखो भैया ये धनी है, इधर गया ऋणी हो गया, ठीक है। y इज इक्वल क्या हो गया, ये 5 आ गया। देखो y का मान मिला आपको, तो यहाँ पर आप y का मान लिख लो, है ना। दूसरा क्या होगा, अब ऐसे ही इर्द गिर्द रखो आप, जैसे कि 4 ले लो, x की वैल्यू क्या ले लो 4, तो यहाँ पर मैं 4 रख देता हूँ। तो आपको पता है कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल 10, और ये y यही रह जाएगा 10 माइनस 4, धनी है तो ऋणी हो जाएगा। y बराबर इसे क्या आ जाएगा हमारे पास में 10 में 4 गए 6, तो दूसरी वैल्यू भी आ गई यहाँ पर 6, है ना। इजी सा क्वेश्चन हमारे पास में है, और दो ही वैल्यू निकालो, इतने से भी अपना ग्राफ बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट वाले समीकरण के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले समीकरण के लिए हमारे पास में जो रहेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वाले समीकरण को अगर हम देखें तो किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट वाला समीकरण है x माइनस वाई। आप क्या करिए, इसमें भी इस प्रकार से वैल्यू पुट करिए कि आंसर हमारा जो है इर्द गिर्द आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ माइनस में y है तो y की वैल्यूज रखते चले जाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम कि पहले तो ये बना लेते हैं अपन, है ना, और x और y हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम y की वैल्यू रखते चले जाओ। जैसे यहाँ पर आपने y की वैल्यू 1 रखी, तो माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा वो। तो बढ़िया होगा कि हम y के जगह पर 1 लें। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 2 में y का मान है ना 1 लेने पर या रखने पर, है ना, ये यहां पर आ जाएगा आपका। तो देखो भाई x माइनस वाई इज इक्वल 4 है, अब y की जगह पर आपने क्या ले लिया 1, तो 4 आ गया। x इज इक्वल 4 प्लस 1, x इज इक्वल क्या आ गया 5। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यूज ली और यहाँ पर y की वैल्यू ले ली, ऐसा क्यों। तो देखो ये माइनस वाला है, माइनस वाला इधर चला जाएगा तो अपने यहाँ के माइनस की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पर देखो ये प्लस का 5 इधर चला गया तो यहाँ y है, जबकि यहाँ पर माइनस y है, तो यहाँ पर माइनस होता फिर इसको यहाँ ट्रांसफर करना होता। तो ये सब से बचने के लिए डायरेक्ट अपने ऐसा कर लिया। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 रख लो, क्योंकि भाई इन सवालों में तो अपनी मर्जी से लेना है ना। समीकरण 2 में y का मान क्या रखने पर, तो y का मान हम 2 ले लेंगे। मतलब अब क्या हो जाएगा, x यहाँ पर 1 से ही रहेगा लेकिन यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये 4 ऋण का है तो कहाँ में चला जाएगा धन में, तो 4 धन 2, मतलब x बराबर इसे क्या आ जाएगा हमारा 4 और 2 6। तो ये मान आ गया हमारे पास में, मतलब y की वैल्यू हमने क्या ले ली है 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 6। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब ये दोनों जो है हमारे पास में, इन दोनों से हमको क्या करना होगा, इन दोनों से हमको एक बनाना होगा ग्राफ। क्या बनाना होगा, ग्राफ। अब इस ग्राफ को किस प्रकार से बनाएंगे, तो 5 5 4 6 और 6 2, देखो यहां से हमको वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो हमारे जो डायग्राम होंगे वो देखो क्या है, पहले तो कैसा बनेगा, तो एक्स वाई ये हो गया और एक एक्स वाई ये हो गया, है ना। ये तो दो बनाने ही है आपको बॉक्स, एक्स और वाई। आपने यहाँ पर 5 लिया था तो आपका आंसर भी 5 आया था, और यहाँ पर 4 लिया था तो आंसर 6 आया था। यहाँ पर आपने 1 लिया था और आपका जो आंसर आया था, आंसर क्या आया था, ये 4 6 है, 5 और 1 और 6 और 2, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आंसर आना है वो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर आपने क्या लिया था 5, तो यहाँ पर 1 लिया था, और यहाँ पर लिया था आपने 2, और यहाँ पर आया था आपका 4। एक बार और देख ले हम, 2 और 6 आया था ना, 1 5 और 2 और 6 आया था, ये 6 था। अब हमारे पास में हमको संख्या रेखा पर इसको दर्शाना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x, और ये क्या बन जाएगा x डेज हो जाएगा, ये हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा y डेज। मैं एक बात बता दूं आपको कि जो डेज वाले होते हैं वो माइनस होते हैं, बस इतना सा याद रख लो, जब भी बनाओ आप तो डेज वाले माइनस होंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, मैंने -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3, ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, और हमारे पास में जो मैक्स वैल्यू है वो 6 है, तो 6 तक लेके जाना होगा हमको, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ऐसे ही सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए लेंगे, x की वैल्यू क्या ले ली हमने 5, तो ये ले लिया x की वैल्यू हमने 5, तो हमको y की वैल्यू क्या मिली 5, है ना। मतलब क्या होगा, ये जो x की लाइन है वो ऐसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल जाती है, और y की लाइन कैसे जाती है, वर्टिकल जाती है ना। ये y की लाइन वर्टिकल चली गई और x की लाइन ये हॉरिजॉन्टल चली गई, और हमारा पॉइंट हमको मिला यहाँ पे, मिला। अब हम आएंगे क्या, x के 4 पर आएंगे, तो x का 4 ये है, x का 4 ये है,
और y का 6 कहां पर है, तो y का 6 ये है। तो जो हमारे पास में y वाली वर्टिकल लाइन है वो ऐसे चली जाएगी, लेकिन वो कहां तक जाएगी, वो जाएगी 6 तक, और ये आ जाएगा पॉइंट। तो ये हमारे पास में ये इक्वेशन मिल गई, ये ग्राफ मिल गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल 10 वाली लाइन। अब आते हैं हम लोग इस पर कि x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो y पर हमको 1 ही चलना है, लेकिन x है ना, यहां से हमको एक ही आगे बढ़ना है, लेकिन x पर हमको यहां से लेकर के यहां तक चलना है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये पहला पॉइंट ये आ जाएगा, पहला पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 और 2, x की वैल्यू 6 कहां है, तो ये है हमारे पास में, और y की वैल्यू 2 कहां है, तो ये है, मतलब यहां कहीं आएगा, है ना। ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और सेकेंड इक्वेशन हमको ये मिलेगी, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो इसका एक आंसर यहां से हमको आसानी से मिल जाएगा, इसका एक आंसर यहां से मिल जाएगा, मतलब कि ये हम 4 ले सकते हैं और एक क्या ले सकते हैं यहाँ पे 8 या 7 जो भी आना है वो ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको ग्राफीय निरूपण कर देना है। इसके यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस वाई इज इक्वल 4, है ना। ये इक्वेशन हो जाएगी, ऐसा लिख देंगे तो ग्राफीय निरूपण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो है पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। अब हमारे पास में आता है सेकंड वाला क्वेश्चन। तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे के क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में होंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। अब 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए। एक बार 5 पेंसिल ली उसने और एक बार 7 ली, दोनों को मिलाकर के 50 रुपए दे दिए। आप भी दुकान पर जाते हो, पेंसिल और कलम लेते हो, मतलब हाँ कलम पेंसिल मतलब पेन, कलम मतलब पेन, पेन और पेंसिल लेते हो, पैसे देते हो। लेकिन एक बार आपने दुकान पे गए तो 5 ली पेंसिल और 7 ली कलम, बट दूसरी बार जब आप गए तो आपने ली 7 पेंसिल और 5 कलम, ठीक है ना। तो 40 रुपए दिए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है आपको, है ना। तो प्रश्न मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो इसका बढ़िया वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या होगा, तो माना है ना, एक पेंसिल का मूल्य, किसका मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए है। कितने रुपए है, 100 रुपए, रुपए 100 होता है वैसे। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, कलम का मूल्य y रुपए है। और मैं कह रहा था इतना तो आपको पता ही है कि x y तो आप मान ही लोगे, जो दो नाम होंगे उसमें उनको, जैसे पेंसिल और कलम है तो पेंसिल कलम दो नाम हुए ना, तो पेंसिल को x मान लिया, कलम को y मान लिया, क्या है उसमें ना, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब जो खास बात है उसको समझो, है ना। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो भाई क्या कह रहा है वो, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, कुछ नहीं करना आपको, है ना। ये तो खैर आप लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितने रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, है ना। 7 कलमों का मूल्य, तो ये आप ऐसा लिख लोगे इसको पूरा स्टेटमेंट, है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बढ़िया बताता, ये 5 लिखा आपने, पेंसिल को क्या माना है आपने, x, तो इसके पीछे x लगा दो। दोनों को मिला के आपने पैसे दिए ना उसको 50 रुपए, तो प्लस लगा दो। ये 7 लिखा और क्या लगा दो कि कलम को क्या माना है y, तो यहाँ y लगा दो, इज इक्वल हो गया आपका 50। बात समझ में आ गई। ऐसे ही पुनः प्रश्नानुसार भैया समीकरण 1 बना, पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा, आपको दूसरा वाला तो अपने आप ही बनाते आ गया होगा, है ना। देखो दूसरा वाला क्या बनेगा, दूसरा वाला क्या बनेगा कि अब वो कितनी पेंसिल ले रहा है भैया, वो 7 पेंसिल ले रहा है। कितनी पेंसिल ले रहा है ना, 7 पेंसिल और 5 कलम। तो मैं यहां लिख दूंगा 7 पेंसिल व 7 पेंसिल व 5 कलम का मूल्य जो है 40 रुपए है। कितने रुपए है, 40 रुपए। जैसा मैंने आपको बताया, 7 लिखा, 7 लिखा, पेंसिल को क्या माना है अपने x, तो x लगा दो प्लस, और 5 कलम है तो कलम को क्या माना y, तो 5 के पीछे y लगा दो, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 40। ये समीकरण हो गया 2। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 को हल करने के लिए x का मान रखोगे, x का मान रखोगे। मान लो आपने 1 रखा, 2 रखा, जो भी x y z कुछ भी रखा, फिर वहां से किसको निकालोगे,
y के मान को। ऐसा 2 बार करोगे, 2 मान लोगे और इर्द गिर्द लेना है, जैसे कि मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया, है ना। तो इस प्रकार से 2 आपने जब समीकरण निकाल लिए तो यह हमारा क्वेश्चन यहां तक हो गया, समीकरण के युग्म बनाइए। अब इसका जो ग्राफीय हल है, ग्राफीय हल के लिए आपको क्या करना होगा कि यहां पर x का मान रखो या तो y का मान रखो, है ना, और x के मान निकालते जाओ। तो दोनों के मान निकालो और जैसा लास्ट वाला हमने क्वेश्चन किया सेम टू सेम आप उसको ऐसे ही हल करोगे, है ना, मान निकाल लोगे। और देखो जैसे आपका मान क्या हुआ कि एक चीज हो सकती है, क्या हो सकती है कि बड़े मान आ गए। जैसे मान लो x का मान भाई 15 आ गया और y का मान कितना आ गया, आपने y का मान ले लिया है 10 ले लिया। तो आप बोलोगे सर अब इसको हम ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, ग्राफ पर क्या करना है आपको, ग्राफ पर सिंपल है कि यहां पर जो है इसको आप 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? 10। और यहां पर क्या लिखोगे, है ना, ग्राफ पर एक स्केल बराबरी से 10 मानक, है ना, मतलब आपने स्केल का एक पॉइंट को क्या मान लिया, 10 मान लिया। तो 10 20 30 ऐसा कर सकते हैं या 5 10 15 ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप दर्शा सकते हो, ठीक है। तो ये आसानी से आप जो है इसको दर्शा लेंगे। अब हम, है ना, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है। और दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, देखो कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। देखो भैया ये क्वेश्चन तो मैं ना बढ़िया यहीं पर सॉल्व करा देता, आप लोग जो है ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आसानी से इसके उत्तर मैं यहीं पर आपको बता दूंगा। और बहुत इजी है, बस इसके लिए आपको जो करना है वो क्या करना है, इसके लिए आपको ये करना होगा कि इसके जो पहला वाला पार्ट है उसको आपको देखना होगा, मतलब इसके पहले जो इसको सॉल्व किया जा चुका है सामने शुरुआत में, उसको आपको देखना होगा। देखो आपको एक बात बता दूं मैं कि यदि आंसर a1/a2 इक्वल नॉट आ जाए b1/b2 के तो प्रतिच्छेद होगा। तो क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, है ना। ये जैसा आपने पढ़ लिया है a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन वो बराबर नहीं है c1/c2 के, तो समांतर होगी रेखाएं। और अगर आंसर a1/a2 के बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर हो जाए c1/c2 तो मतलब कि वो अनंत हल है ना। और वो तीनों ही बताना है हमको सवाल में। तो देखो मैं सवाल को ना डायरेक्ट यहाँ पे कैसे बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो चीजें सीखनी है वो पहले सीख लो, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है हम इसको एक क्वेश्चन को जो है पहले उतार लेते हैं, उसके बाद में हम एक क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो देखिए पहले हमारे पास में पहला क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में करके बताता हूँ, उसके बाद के सारे क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो देखो 5x हो गया, डायरेक्ट मैं आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करोगे, ऑब्जेक्टिव आ जाए तो वो बताऊंगा मैं आपको। 5x और उसके बाद में -4y प्लस 8 प्लस क्या है 8 इज इक्वल 0। और दूसरा समीकरण है 7x और प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल 0। इसकी आपको तुलना करना है a1/a2 से। तो आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक दो चर वाले जो समीकरण होता है उससे करने पर, है ना। तो व्यापक समीकरण से करने पर, मानक या व्यापक लिख सकते हो, व्यापक समीकरण कौन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से करने पर इससे आपको क्या करना है, इससे जो है तुलना करनी है। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, अगर नहीं है तो बना दो, है ना। अगर इधर कोई संख्या लिखी रहे तो उसको इधर लेकर के आ जाओ, है ना। सवाल में अगर इधर कोई संख्या लिखी है तो उसको इधर लेकर के आ जाओ। अब देखो a1 यहां भी x है यहां भी x है, तो a1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a1 बराबर आपको मिलेगा 5। b1 बराबरी से क्या मिलेगा, b1 बराबरी से क्या मिलेगा हमको माइनस का 4, यहां पर चिन्ह के साथ में लेना है। c1 बराबर क्या मिलेगा 8 और a2 बराबर क्या मिलेगा आपको 7, b2 बराबर क्या मिलेगा आपको 6, c2 बराबर क्या मिलेगा आपको -9। अब आपको अनुपात निकाल लेना है, अनुपात किसका, इन्हीं का निकलेगा। तो a1 में a2 का अनुपात मतलब कि बट्टे में लिख लो संख्याओं को, बस 5/7 हो जाएगा। और एक चीज देखना है, अनुपात हमेशा क्या होता है, सरलतम होता है, छोटे से छोटा होता है।
तो क्या कहीं ये कट तो नहीं रहे, किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहे, वो देख लो। अब b1/b2 निकाल के देखते हैं हम, तो ये -4/6 जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास में -2 में, है ना, ये 2 बार कट गया और ये 3 बार, तो ये आ जाएगा -2/3 हो जाएगा। और C/2 क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर 8 है और ये माइनस में 9 है ना, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, बट देखो 8 और 9 में दोनों में किसी से डिवाइड जा नहीं रहा, जा रहा क्या, नहीं जा रहा, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम ये देखते हैं कि A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 के। देखो जरा, A1/A2 की वैल्यू 5/7 है और B1/B2 की वैल्यू -2/3 है, -2/3, और आप अच्छे से समझ रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। मतलब इस सवाल का जो हल होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगा। पहले में ऐसे याद रखो, पहले में क्रॉस तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, और तीसरे में क्रॉस तो समांतर रेखा है, और किसी में ही कोई क्रॉस नहीं है तो इसका मतलब वो अनंत अनेक हल है। ठीक है, मतलब उसकी रेखाएं जो होगी समपाती रेखाएं, कैसी होगी रेखाएं, समपाती। तीनों बात समझ में आई। पहले में अगर एक क्रॉस लग जाए, क्रॉस मतलब ये है कि ये और ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, तो इसका क्या मतलब निकला कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो पहले वाले में सिंबल लग गया, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी है। फिर क्या होगा कि दूसरे वाले में बराबर है, पहले वाले में बराबर है, दूसरे में बराबर, लेकिन तीसरे में बराबर नहीं है, तो क्या होगा फिर ये होगा कि समांतर रेखा प्राप्त होगी, लेकिन तीनों में ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो होगा संपाती रेखा। देखो अभी अगले सवाल करेंगे तो इसको समझ में आने लगेगा आपको। अब मैं क्वेश्चंस को डायरेक्ट आपको सवाल कराऊंगा, तो समझिएगा। यहां तक हर क्वेश्चन को जो है आपको सेम करना है, यहां से डायरेक्ट आप कर सकते हैं ना। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन जो है ऑलरेडी जो है हमने ये सॉल्व कर लिया है ना। तो अगर देखें हम, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको देखो जरा, मैं देखो कैसे बताता हूं। ये A1 कहलाएगा, तो ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2, 1/2, 1/2। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया होता तो कुछ नहीं करना था, आपको डायरेक्ट संपाती रेखा लिखना था। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहां भी बराबर है, यहां भी बराबर है, मतलब टोटल बराबर है, पूरी जगह अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि रेखाएं संपाती है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका समझ में आ गया आपको, है ना, पूरा आप सॉल्व करके उसको ऐसे कर सकते हैं। थर्ड वाला देखो, 2 एकम 2 और 2 तिरिका 6। अब यहां पर 1 है ऋण का और ऋण का 3 है, ऋण से ऋण कट गया, मतलब 3/1, 3/1, लेकिन यहाँ 10/9, मतलब ये ऐसा उत्तर आ रहा है इसका, 3/1 बराबर 3/1। क्यों? क्योंकि ये ऋण से ऋण कट जाएगा, 10/9। तो क्या 10/9 इसके बराबर है क्या? और मैंने बताया था कि अगर पहली बार में अगर क्रॉस लग जाए, मतलब बराबर नहीं लग जाए तो प्रतिच्छेदी, दूसरी बार में लग जाए तो समांतर, और दोनों ही बार नहीं लगे तो संपाती। तो देखो दूसरी बार में लगा तो अब इसकी रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। कैसी होगी? समांतर। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ऐसे इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से बना सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो यू आप ऐसे देखा और सवाल को हल कर डाला, है ना। अब देखो यहाँ पर भी सेम है, अनुपातों की तुलना कीजिए और रैखिक समीकरण के युग संगत और असंगत बताना है। तो मेरी बात सुनो, सिर्फ ये असंगत होता है, जिसमें ऐसा आ जाए वो असंगत है। ठीक है, असंगत है। जिसमें दूसरे नंबर पर क्रॉस लग जाए वो असंगत है, बाकी सब संगत है। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया। देखो अब ये जो है ये 3 है, तो ये 3 हो गया, इसके अपॉन में ये वाला 2 आएगा, फिर यहाँ पर ये 2 है, ये 2 के अपॉन में कौन आ जाएगा, ये माइनस में 3 आएगा। भैया क्या ये बराबर दिख रहा है तुमको? ये 3 यहाँ होता तो भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो ये तो बराबर नहीं है, पहला ही वाला बराबर नहीं है, तो इसका हल संगत होगा। इसका हल क्या होगा? संगत। और आपको पूरा कैसे हल करना है, जैसा कि मैंने पहले कराया है ना। इन दोनों को समीकरण के नाम दिए, नाम देने के बाद में इनकी तुलना व्यापक समीकरण से कर ली, व्यापक समीकरण से करने के बाद में A1/A2 का अनुपात निकाला, B1/B2 का अनुपात निकाला, C1/C2 का अनुपात निकाला, और उसके बाद में उनकी जगह इनको मान रख के देख लिया, यहाँ देखो बराबर नहीं है तो ये संगत है। मैंने बताया आपको कि दूसरी बार में अगर क्रॉस है तो असंगत है ना। और वो पता करने के लिए यहाँ से आप चेक कर सकते हो। देखो अब ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, तो देखो, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा अपॉन में 6, ये आ जाएगा 8, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और 9 इधर आएगा तो भी माइनस में आएगा। अब देखो भैया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब इसका उत्तर आया 1/2।
यहाँ कॉमा लगाया मैंने। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, ऋण ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2। देखो भैया 1/2 यहाँ भी आया, यहाँ भी 1/2 आया है, और यहाँ भी 1/2 आया है। पर क्या यहाँ 1/2 आया? क्या नहीं आया ना, ऋण से ऋण तो कट गया, परंतु ये आ गया 8/9, तो बराबर नहीं है। और मैंने अभी बताया ना आपको कि दूसरी बार अगर क्रॉस आया तो मतलब वो कुछ है ही नहीं, असंगत है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? असंगत आएगा, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम थर्ड वाले को देखें जरा। हाँ, तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और कैसे? क्योंकि भाई ये रेखिक नहीं है, और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण। इस बात को ध्यान रखना, है ना, नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले इनको रैखिक बना लो, है ना, और इसको रैखिक बनाने के लिए मैं आपको इसको डिटेल में करा देता हूं, है ना। इस क्वेश्चन को आप डिटेल में कर लो, 3/2x वाले को, है ना। देखो क्वेश्चन हमारे पास में थर्ड वाला, थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और वो क्या है कि 3/2x प्लस, और आगे हमारे पास में 5 में क्या है? 3 है y, और इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में 7, और फिर हो जाएगा अगला जो इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल क्या है? 14 है, 14 है ना। देखो इन दोनों का या तो एलसीएम ले लो, हाँ इनका दोनों का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम आपको पता है, 2 में 2 से भाग जाएगा एक बार, और 3 बचेगा, 3 में 3 से भाग जाएगा 1, मतलब 2 और 3 का गुना करेंगे तो आएगा 6। 6 से क्या करो? समीकरण को गुना कर दो समीकरण से गुना, एक समीकरण और ये हो गया 2। ठीक है, तो समीकरण एक को 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर, है ना, तो इसको हम गुना कर देंगे। ठीक है, चलो तो 6 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y बराबर ही से 7। और अगर ये कोष्टक नहीं लगाया तो गया, सवाल भी गया, तो कोष्टक लगाना मत भूलना। 6 का गुना यहाँ पर होगा 3/2x प्लस 6 गुणित 5/3y, और इज इक्वल 6 गुणित 7। क्योंकि मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ तक गुना करते लाओगे, इसमें भूल जाओगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, पूरे में गुना करना है। 2 एकम 2, 2 तिरी 6, अब 3 तिरी क्या हो जाएगा? 9x धन 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10y बराबरी से क्या हो जाएगा? 6 हम 7 42। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से हम हल कर सकते हैं। आप इसको a1 मान लो, तो a1 क्या हो गया हमारा? 9, b1 क्या हो जाएगा हमारा? 10, c1 क्या हो जाएगा हमारा? अगर प्लस का 42 इधर लेके आएंगे तो कहाँ में आएगा भैया? माइनस में 42 आएगा, है ना। फिर इस वाले को देखें तो यहाँ पर a1 का मान क्या मिल रहा भाई तुमको? a2 का, सॉरी, है ना, a2 का मान क्या मिल रहा? 9 मिल रहा। b2 का मान क्या मिल रहा? माइनस में 10 मिल रहा। और ये प्लस का है तो इधर क्या में आ जाएगा? ऋण में आ जाएगा। तो c2 का मान क्या मिलेगा आपको? ऋण का 14। लेकिन एक बात आपको समझ में आ रही है कि 9 तो आ रहा है, a1/a2 में 9 और 9 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 10 आ रहा है। हाँ 10 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा, और माइनस आने से भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता, मतलब ये बराबर नहीं है। भाई ऐसा समझ लो, आपके पास में धन के 50 रुपए है और ऋण के 50 रुपए है, तो धन के 50 रुपए तो आप तो फायदे में हो, लेकिन ऋण के 50 रुपए तो आप तो घाटे में हो ना। तो ऋण और धन में बहुत डिफरेंस है ना, तो ये बराबर नहीं होगा। और जब ये बराबर होएगा ही नहीं, तो आपको पता है कि पहले वाले में बराबर नहीं है, तो संगत हल आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा भैया? इसका उत्तर संगत। बात समझ में आ गई, है ना। चलो अपने वापस सवाल पर चलते हैं, अपने अगले वाले। अब देखो यहाँ पर है 5 और यह 10, तो 5 के बटे में कौन आ जाएगा, है ना। 5 के बटे में कौन आ जाएगा? यहाँ पे 5 के बटे में आ जाएगा ये वाला ऋण का 10, है ना। और 3 यहाँ पे ऋण 3 के बटे में आ जाएगा धन का 6, है ना। और 11 धन में तो इधर क्या में आएगा? ऋण में, तो ऋण 11, और ऋण का 22 इधर क्या में आएगा? धन में, तो धन 22 हो जाएगा, है ना। ऋण वाला इधर आएगा तो धन में। ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आया? ये वाला ऋण ऊपर लगा दो, ऋण 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये आया ऋण 1/2। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, मतलब ये आया ऋण 1/2। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तीनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब यहाँ पर हल संगत होएगा।
कैसा होएगा हल? संगत। जब दूसरे वाले में क्रॉस आ जाए तब ही असंगत होगा, बाकी सब बार संगत होगा। अब हमारे पास में ये है, तो यहाँ 3 का गुना कर दो इस समीकरण में, है ना। 3 का गुना कर देंगे तो देखो भैया 3 का गुना करने से मैं यही कर देता हूँ 3 का गुना, यहाँ पे भी 3 का गुना कर दो, यहाँ पे भी 3 का गुना कर दो, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4x धन 3 दूनी 6y और बराबरी से 24, और उसके नीचे ये उतार दिया हमने 2x और प्लस में 3y और बराबरी से 12। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2, 1/2, 1/2, मतलब सब बराबर है। इसका मतलब है हल संगत है। कैसा है? संगत। सेम आपको थर्ड वाले जो क्वेश्चन हमारे पास में ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम जो है हमारे पास में थर्ड वाले क्वेश्चन में भी संगत असंगत बताना है ना। तो सिंपल है ना। देखो यहाँ पर ये 1 है और ये 2, तो इसको मैं 1/2 लिख दूं, यहाँ का 1 और ये वाला 2। यहाँ पर भी 1 है तो 1/2, तो इसको भी लिख दिया मैंने 1/2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2। तीनों ही बराबर है, मतलब संगत है। क्या है? संगत। आ गया होगा समझ में। यहाँ पर 1 है तो 1/3, 1 क्या आ गया 3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ का 1 और बटे में 3, 1/3। 8/16, तो क्या हो जाएगा 8/16, 8 एकम 8 और 16 है तो 2, 1/3, 1/3, लेकिन 1/2 बराबर है क्या? तो यहां पर चिन्ह लगा है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? असंगत है। तो इस बात को भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा असंगत। क्या हो गया ये? असंगत। फिर यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 और ये 2, लेकिन देखो यहाँ पे धन है और यहाँ पे ऋण है, यही समझ जाओ आपके संगत आएगा, क्योंकि पहला ही वाला बराबर नहीं है, संगत हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऋण ऋण कैंसिल हो गया, और 2/5, मतलब ये भी इसके बराबर नहीं होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा? असंगत आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? असंगत। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, और पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आपको मैंने जो पहला वाला कराया है ना, उसको आप देख देख करके उसी के जैसे सेम टू सेम करते करते चले जाओगे, तो आपको क्या होगा? क्वेश्चन आसानी से बनते चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये वाले समीकरण को देखेंगे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है का बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखो किस प्रकार से करेंगे। इजी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो, बट यहां पर आपको आयत के परिमाप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो फिर आपको समीकरण बनेंगे। देखो और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस वाले जो चैप्टर है इसमें 2 समीकरण हमेशा बनेंगे। कितने समीकरण बनेंगे? हमेशा 2। इस बात को आपको एकदम बिल्कुल बिठा के रख लेना है ना। तो समीकरण में आप जो है एक समीकरण बना करके हल नहीं करोगे, इस बात को आप ध्यान रख लोगे। अब जो है हम आगे अगर सवाल को करते हैं, तो आगे हमारे पास में जो सवाल होगा, है ना, वो क्या होगा? देखो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। सबसे पहले एक आयताकार बाग बनाएंगे हम, है ना। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक आयताकार बाग। ठीक है। तो हमारे पास में जो आयताकार बाग, आयत का सिंबल किधर गया? चलो, आयताकार बाग देखो, ये एक आयताकार बाग है। ठीक है, ये क्या आयत है? ठीक है, या शेप नहीं दे रहा क्या कहीं पर? ये आ गया अपना ना, शेप आ जाएगा अपना। ठीक है, हमारे पास में जो है अब ये अपना आसानी से आ जाएगा। देखो तो क्या है हमारे पास में, ये शेप क्या है? देखो शेप लेना है हमको, कौन सा वाला शेप लेना है? आयताकार बाग। कौन सा बाग लेना है? आयताकार बाग, है ना। तो एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। इसी से आयत ड्रॉ हो जाएगा, या ठीक है, एक आयत बना लेते हैं अपन। ये बना लिया हमने आयत। क्या बना लिया? एक आयत, है ना। अब इसको सॉल्व करना है। क्या बोल रहा हूँ कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भैया लंबाई जो है किससे अधिक है? चौड़ाई से अधिक है। चौड़ाई भी
चौड़ाई को आप ले लो क्या, x, क्या ले लो x, और जो लंबाई है उसको क्या ले लोगे आप, y, लंबाई को क्या ले लोगे y। ठीक है, तो एक तो पहले ये विमाएं हो गई है ना, मान लिया हमने, माना आयताकार बाग की जो आयताकार बाग की लंबाई है ना, आयताकार बाग की जो लंबाई है, लंबाई y मीटर है, कितने मीटर है, y मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आयताकार बाग की जो चौड़ाई होगी वो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x मीटर है, कितने मीटर है, x, तो चौड़ाई हम इसको कहते हैं, तो इसको हमने x मान लिया, और लंबाई हमारी कौन हो जाएगी, y। अब हमको ज्ञात करना है x और y के मान, है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है हमको, तो ज्ञात करना है आयत की, है ना, आयत की लंबाई व चौड़ाई, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, प्रश्न के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में कहा है तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कितने मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो भाई देखो, लंबाई लिखो पहले x, फिर चौड़ाई लिखो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बात, जो ऐसे वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, और वो क्या, कि छोटे के तरफ हमेशा प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चौड़ाई, और वैसे भी एक आयत में चौड़ाई ही छोटी होती है, तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण हमारा y+4 कितना अधिक है, 4, तो समीकरण नंबर 1 बना, है ना। इसको ऐसा भी बना सकते हो, या इसको आप ये भी ले सकते हो, y को इधर लेके आ जाएंगे और ये 4 हो जाएगा, और समीकरण 1 बना सकते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, इसको सॉल्व करने के लिए आपको विलोपन विधि के या जो है विलोपन या प्रतिस्थापन विधि की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रतिस्थापन विधि में डायरेक्ट कर लेंगे, है ना, जो अगली प्रश्नावली में क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया हमने एक, ठीक है। अभी देखो, अब इसके बाद में पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा, तो पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन हमको, कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इस आयत का अर्ध परिमाप कितना है भैया, 36 मीटर। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आयत का परिमाप क्या होता है ना, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आयत का परिमाप, ठीक है। और आयत का परिमाप क्या हो जाएगा हमारे पास में, आयत का परिमाप बराबरी से होता है ना, लेकिन यहाँ अर्ध परिमाप बोला है भैया, तो आयत का परिमाप मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है ना, अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, क्या होता है, 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप बोला है, तो अर्ध के लिए पहले आधा कर दो, 1/2 लगा दो, अर्ध परिमाप हो जाएगा, फिर गुने में परिमाप लगा दो, 2 गुणित क्या हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। अब एक बात है कि इसका अर्ध परिमाप उन्होंने देकर के रखा हमको 36, कितना देकर रखा, 36, और आपको पता है कि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। लंबाई आपकी क्या मान रखी है आपने, x मान रखी है, धन चौड़ाई आपने क्या रखी है, y, तो आपका x धन y बराबरी से क्या मिल गया, 36। अब आप क्या करोगे, ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है, y+4, उसको यहाँ ला करके रख दोगे, ठीक है, तो वहां से अपने को y का मान मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, है ना, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, है ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, किसका मान रखोगे आप, x का मान रखोगे। लेकिन समीकरण 2 हमारे पास में क्या है, समीकरण 2 है हमारा 36 बराबरी से x धन y, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x धन y बराबरी से 36, है ना। देखो x धन y बराबरी से कितना हो जाएगा, 36। भाई x की वैल्यू रखनी है हमको, और x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू है हमारे पास में y+4, तो इसको ले जाकर के वहां रख दो x की जगह पर, है ना, इसकी जगह पर रख दो, क्या y+4 प्लस में ये वाला y, और बराबरी से कितना हो गया, 36, धन का 4 कहां में गया, है ना, ऋण में गया, धनी ऋणी चला हो गया, और 1y और 1y कितने y हो गए, 2y हो गए, ये हो गया 36 ऋण 4। अब 2y बराबरी से 36 में से 4 गया तो कितना बचता है, 32। अब ये हो गया y, और 32 के बटे में कौन आ जाएगा, 2,
2 एकम 2, ये हो जाएगा 16। y बराबर इस कितना आ जाएगा भैया 16 आ जाएगा। अब ये है आपकी चौड़ाई, ठीक, लेकिन अपने को निकालना है लंबाई। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में समीकरण नंबर जो ये वाला है यहां पर हम रख देंगे मान, मतलब कि y का मान यहां रख दोगे आप। तो बढ़िया से अगर यहाँ पे आपने 16 रखा, 16 4 क्या हो जाएगा 20, है ना। तो आपको समझ में आ गया, उत्तर तो आपको मिल गया, है ना। देखो तो अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर, और अब हमारे पास में समीकरण एक क्या है, तो वो था हमारा x बराबरी से y धन 4, x बराबरी से y का मान 16 धन 4 बराबरी से x बराबरी से क्या आ जाएगा 20। अब एक बात बताऊं मैं आपको कि ये उत्तर नहीं है आपका, यहाँ पे उत्तर आपको छोड़ना नहीं है। तो आपको क्या करना है उत्तर में, तो उत्तर जब भी लिखो आप तब ऐसा करके जरूर लिखना है, अतः, ठीक है, अतः आयताकार बाग की लंबाई, है ना, कि लंबाई 20 मीटर, है ना, कितने मीटर 20 मीटर, तथा चौड़ाई 16 मीटर है। जब आप यहां तक उत्तर लिखेंगे तभी आपको जो एग्जामिनर है पूरे नंबर देगा। अगर आपने यहां पे छोड़ दिया ये दोनों पे, तो आपका आधा नंबर या 1 नंबर कट कर लेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना भाई, रख लोगे ना, तो इसको बहुत अच्छे से बिठा लो दिमाग में कि अगर उत्तर सही ला भी लिया तब भी आपका आधा नंबर आ जाएगा, कट जाएगा ना, 1 नंबर कट जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पूरा किया, पूरा नंबर मिलेगा, कहां से मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि उतना ज्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम जो है उनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चंस क्या है, देखो आपको क्वेश्चन में जो कहा उसको हम समझेंगे कि एक रेखिक समीकरण है, और एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण प्राप्त कीजिए, युग्म ज्ञात कीजिए, ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा है। आपको मैंने बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखा तभी बराबर होगी जब ये और इसके साथ वाला जो समीकरण होगा उसमें यही के जो दो मान होंगे अलग अलग होंगे। तो मैं इसका समीकरण मैं यहीं पर लिख देता हूं, मन से लिखने वाला क्वेश्चन है। 2 है तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ 3x, यहाँ 3 है तो मैं यहाँ पर 2x लिख देता हूँ, और इसकी जगह आप कुछ भी लिख दो, 10 = 0। ये इसका हो गया। अब समांतर में क्या होता है आपको पता है कि समांतर में यहां वाला भी बराबर आता है, यहां वाला भी बराबर आता है, यहां वाला बराबर नहीं आता। तो आपको ऐसे मान लेना है कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो 2 का दुगना कर दो ना सीधा, 2 का दुगना कितना हो जाएगा 4x, फिर धन लगा तो धन लगा दो, और 3 है तो 3 का दुगना कर दो तो 6y कर दो। लेकिन यहाँ ऋण 8 है, यहां पर आपको कोई लेना देना नहीं है, यहां पर आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि इसका दुगना ना हो, बस बाकी कोई भी रख दो। तो क्या कर दिया आपने, तिगुना रख दो, दुगना नहीं रख रहे तो बराबरी से 0 लगा दो। ये बन गया समांतर रेखा के लिए समीकरण। अब आपको बताना है संपाति, तो संपाति के लिए कुछ मत करो, सबको तीनों को दुगना कर दो, बस हो गया उत्तर। तो क्या हो जाएगा 2 का 4x धन 3 का 6y और ऋण, चिन्ह बराबर लेना है, 8 दूनी 16 बराबर इससे क्या हो गया 0। तो तीनों उत्तर इस प्रकार से जो है आसानी से आप कर लोगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समीकरण x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं कि आपको एग्जाम में पूछा जाए, है ना। आपको जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है वो है आपके ये, है ना, खाली ये, है ना, अनुपातों की तुलना करके प्रतिच्छेद, समांतर और संपाति बताना है। एक यहां से क्वेश्चन बनते हैं, दूसरा यहां से बनते कि संगत है कि असंगत है ना, और ये बस इतने ही आते हैं, है ना। इसके बाद में जो है आपके पास में आगे के जो तीनों ही क्वेश्चन है वो तीनों ही कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तीनों ही क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा कैसे हल करना है ना। ऑब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैंने बढ़िया तरीके बताया, है ना, ऐसे बस सॉल्व कर लो डायरेक्ट देख करके। और रही बात किसकी, तो डिस्क्रिप्टिव अगर 2 नंबर में आते तो क्या करना है, तो जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन कराया था, है ना, इसका जो पहला हमने करा था, ये वाला जो किया था, इसकी तरह आपको हर एक को लेना है ना। A1 की तुलना करना है, B1 की करना है, C1 की करना है, A2 B2 C2 इनकी तुलना करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 के अनुपात निकालना है। फिर देखना है कि पहले में क्रॉस है तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, दूसरे में क्रॉस है तो समांतर रेखा प्राप्त होगी, दोनों में क्रॉस नहीं है तो संपाती रेखा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे।